चलो गुरुजी, आज टॉपिक हमारा तंत्रिका तंत्र। देखो तंत्रिका तंत्र या हम इसे NS मतलब नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ठीक गुरुजी, अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस सिस्टम और वैसे कहते हैं इसे तंत्रिका तंत्र। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि होता क्या है। जैसा आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का CPU होता है ना, CPU का काम क्या होता है? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो जो हमारा पूरा शरीर है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। अब इसमें एक और कंडीशन रहती है कि ये एक धागे के रूप में पूरे शरीर में फैला हुआ है, यानी कि एक जाल के आकार का ये पूरे शरीर में हमारे क्या होगा? फैला हुआ होगा। और जाल को अगर हम इसमें देखते हैं, यानी कि डायरेक्टली अगर हम बात करें इसकी संरचना की, या पहले हम बात करते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, देखो इसका काम क्या है। काम तो ये है कि हमारे शरीर में जितने भी विकार आ रहे हैं, जो भी हमारी भावना आ रही है, सभी को ये क्या करता है? साथ लेकर चलता है। यानी कि एक दूसरे का जो आदान प्रदान विचारों का अगर हम कहते हैं तो भी इसी से होगा। भाई भूख लगनी, प्यास लगना, जो भी होगा, यानी कि सब कुछ भी महसूस हो रहा बॉडी में, सब क्या है? आपका नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। बात करते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बना किससे होता है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। देखो ये तो सभी ने पढ़ा होगा, जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है? इसकी सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, जिसका हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है? आपका बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं कि न्यूरॉन, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो न्यूरॉन है। अब की बार जो LT में क्वेश्चन आता है उसने यही पूछा था कि न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन क्या है? आपका तंत्रिका तंत्र से की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है जी। अब जो कोशिका होती है, यानी कि जो न्यूरॉन कोशिका होती है, वो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होंगी वो क्या होंगी, तो आपको ध्यान रखना वो क्या होंगी? आपकी न्यूरॉन होंगी। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी जो आपकी कोशिका है वो किसकी है, तो तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन है, हम उन्हें न्यूरॉन ही तो कहते हैं। हम डायरेक्टली ये कहेंगे कि तंत्रिका कोशिका हमारे मानव शरीर की क्या होंगी? सबसे छोटी कोशिका होंगी, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? न्यूरॉन। या हम ये कह सकते हैं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कोशिका है। देखो यहाँ दो क्वेश्चन बने हैं, एक तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो आपकी कोशिका है वो कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना न्यूरॉन है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ सबसे, यानी कि नर्वस सिस्टम की, केवल नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो फिर कौन है? आपकी न्यूरॉन है। तो अगर हम न्यूरॉन को देखते हैं, यानी कि संरचना को देखते हैं, संरचना में कैसी होती है कि वैसे तो देखो हमने कहा था कि छोटे से धागों के रूप में हमारी क्या होती है? कोशिका बनी होती है, जाल के रूप में एक बनी रहती है पूरे शरीर में। लेकिन न्यूरॉन की कुछ जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जो बीज होता है उसके होता है केंद्रक। देखो सभी कोशिकाओं में हमने कहा था ना एक केंद्रक होता है, तो सबसे पहले आप मुख्य बिंदु बनाओ केंद्रक को। और कोई भी केंद्रक हो कोशिका का, उसमें क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्योंकि अगर कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले कोशिका का विभाजन कहाँ से होगा? आपको केंद्रक से दिखाई देगा ना। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप कोशिका का केंद्रक बनाओ। यानी कि हमारे शरीर में एक और कंडीशन आती है कि जो हमारे न्यूरॉन है, यानी कि हम कहते हैं कोशिका तंत्रिका है, या कोशिका के जो धागे हैं वो ठोस होते हैं, तरल होते हैं। तो आप क्या लगाओगे? देखो वो होते हैं ठोस। यानी कि आपने देखा हो शरीर के अंदर सफ़ेद टाइप के कुछ, जैसे आपका कहीं से हाथ कट जाए तो कई बार वो धागे हल्के से आपको महसूस हो जाते हैं, एक धागे के रूप में फैले होते हैं। लेकिन वो इतने मतलब इतने क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, या हम उन्हें कहते हैं कि क्या कहते हैं उन्हें? फिसलन करते हैं जो, चलो हम ये कहते हैं कि वो अभी क्या है कि जो मुलायम होते हैं। मुलायम होने का मतलब ये कि उनके ऊपर जो आवरण होता है वो किसका होता है? वसा का होता है। इस कारण आपने देखा होगा कि अगर उन्हें पकड़ते हैं तो वो हाथ में आसानी से आपके पकड़े नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि ये एक धागे के रूप में होता है, लेकिन ठोस तंतु होते हैं, आप इन्हें तरल नहीं लगा सकते। आप क्या कहोगे? न्यूरॉन क्या है? ठोस तंतु है। देखो न्यूरॉन हम चल रहे थे, तो सबसे पहले अगर बनाने की कला को देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका में हमें पता केंद्रक होता है। मानव की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक है, तो जो आपकी तंत्रिका कोशिका है उनमें भी आपका केंद्रक होगा।
तंत्रिका कोशिका हालांकि मानव शरीर की सबसे लंबी इसलिए है क्योंकि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ तंत्रिका कोशिका आपकी नहीं जाती हो। ठीक है जी। तो इसमें हम यहाँ डायरेक्टली अगर बनाते हैं तो इसके ऊपर एक आवरण बनाते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है, जैसे आप फूल बना देते हैं ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। यानी कि हम ऐसे करके भी आकृति, देखो हमें तो मानक आकृति बनानी है खाली, भाई ये तो है नहीं कि हम पैमाना लेके बैठे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ मानक आकृति को बनाते हैं तो कुछ वो इस तरह की आपकी आकृति बन के आ जाएगी। ठीक गुरु जी। अभी ये जो आकृति आई इसमें क्या होगा, सबसे यहाँ जो नीचे होगा तो यहाँ हल्के से ऐसे करके कुछ ज्वाइंट होंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जो न्यूरॉन बना रहे हैं हम, इसकी जो बाह्य सतह होती है वो किसकी बनी होती है। हमें पता कोशिका हमारी प्रोटीन से बनी होती है, सबको पता, सारी कोशिका कोई भी ले लो प्रोटीन उसमें होगा। और हमने फिर कोशिका का जो निर्माण आपको बताया था, भाई जल कितने % होता है, प्रोटीन कितना होता है, सब कुछ यहाँ होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ये हमें दिखा रहे हैं कि इसमें जो कोशिका बनती है इसका जो बाहर का आवरण है पूरा पूरा वो किसका है, वसा का बना होता है। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है, देखो प्रोटीन तो अंदर है, हमसे अगर ये पूछा जाता है कि जो बाहर का आवरण है न्यूरॉन का वो किसका बना है, तो किसका है, आपका वसा का, फैट। देखो यहाँ कुछ इस तरह के तंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, एक वैसे तो यहाँ हल्की सी अगर मैं यहाँ पर लाइन डालता हूँ, यानी कि ऐसे करके एक लाइन आपको जो इन्हें जोड़ के रखती है, और जोड़ के जो रखती है उसे कहते हैं फाइबर तंतु। और इनके ऊपर यहाँ कुछ ऐसे करके यहाँ हल्के हल्के से डेंड्रॉन रहते हैं। ठीक है गुरुजी। तो यहाँ पर हर प्रत्येक के ऊपर इस तरह की कुछ शाखाएं सी रहेंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का, या हम ही कहते हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड, या हम ये कह सकते हैं जो आपके डेंड्रॉन है, यानी कि ये हमारे क्या है, आपके डेंड्रॉन। ये होते हैं हमारे डेंड्रॉन। ठीक है जी। और डेंड्रॉन, या हम हिंदी में अगर इनकी बात करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, वर्षिका। हिंदी में होते हैं वर्षिका। देखो वर्षिका या डेंड्रॉन, अंग्रेजी में हम डेंड्रॉन कहेंगे और हिंदी में इन्हें क्या कहेंगे, वर्षिका कहेंगे। आप ये याद रख लो, जैसे वृक्ष के ऊपर क्या होते हैं, हल्की सी डंडी होती है, देखो दोनों शब्द याद रह जाएंगे। वृक्ष के ऊपर हल्की सी डंडी होती है तो डेंड्रॉन आप वहाँ से याद रख सकते हैं। वृक्षिका यानी कि वृक्ष की शिखा, तो ये क्या है, वृक्षिका। हम इन्हें यहाँ हिंदी में कहेंगे तो ये आपकी वृक्षिका है, और अंग्रेजी में कहेंगे तो डेंड्रॉन कहेंगे। अब ये जो बाहर जो हमने परत बनाई है क्या है, आपका कोशिका काय है, यानी कि पूरी की पूरी क्या है, ये कोशिका काय, या हम कह सकते हैं कि कोशिका बॉडी कह सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि जो सेल की बॉडी है, सेल का मतलब ये तो एक कोशिका बना रहे ना, तो इसकी जो बॉडी है हम उसे क्या कह सकते हैं, तंत्रिका काय। तो ये जो हमारी बनी है ये हमारा क्या हो गया, आपका तंत्रिका काय। या आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका सेल बॉडी है, कोशिका की बॉडी। अब इसमें जो केंद्रक पाएगा, हमने कहा जो केंद्रक होता है बीच में, इसका काम क्या है, देखो केंद्रक का काम क्या होता है प्रत्येक कोशिका में, उसका आकार निश्चित करना। भाई केंद्रक का मतलब यही है कि इसका आकार निश्चित करता है। और केंद्रक के और जो बाहर की परत होती है, हमने कहा था ना बाह्य कोशिका की बाह्य जो झिल्ली होती है तो बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, तो तरल पदार्थ यहाँ भी होगा, जाहिर सी बात है। इसमें जो होता है आपका यहाँ भी कुछ इसके केंद्रक के यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, आपका तरल पदार्थ पाया जाता है। लेकिन इस तरल पदार्थ का कोई भी काम नहीं है, अभी तक इस तरल पदार्थ का कोई भी काम नहीं बताया गया कि इसका काम क्या है। इसे कहते हैं आप नीसेल, यानी कि ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, नीसेल। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो केंद्रक के चारों ओर दरो भरा रहता है, ये दरो कैसा होता है, दानेदार। पहली कंडीशन ये हमने दानेदार दिखा, तो ये जो दानेदार भाग होता है इसे क्या कहते हैं, हम नीसेल कहते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद होता है हमारा एक्सोन। ये जो आपको शाखा ऐसी करके दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं इसे तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, और अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं इसे एक्सोन।
देखो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोन और वैसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ये क्या है हमारा, ये जो हमारी प्रत्येक यहाँ नली के रूप में हमने दिखाई है, ये क्या है हमारा एक्सोन है। देखो एक्सोन हो गया, आपके ऊपर ये जो चमक रहे हैं इसे हमने क्या कहा, वर्षिका, या हम इसे कह सकते हैं डेंड्रोन कह सकते हैं। डंडी से आप याद रख सकते हैं वृक्ष से, वृक्ष की जैसे डंडी होती है। और तंत्रिकाक्ष का मतलब है तंत्रिका। देखो तंत्रिका तो हमारी पूरी है ना, तंत्रिका का अक्ष याद रख लो ना, जो तंत्रिका का बनाने का अक्ष है वही हमारा क्या है, एक्सोन कहते हैं उसे, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सोन। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है एक्सोन क्या होता है, तो एक्सोन का मतलब है आपका तंत्रिका अक्ष। अब हमने इसके नीचे यहाँ आपको कुछ ऐसे करके यहाँ पर आपको ये हल्के हल्के से जो गोल टाइप में दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको कुछ हमने दिखाया है। अब ये क्या होते हैं, देखो ये होते हैं हमारे माइलिन, इन्हें हम कहते हैं माइलिन। अभी देखो माइलिन जो होते हैं इनके ऊपर एक होता है माइलिन का आवरण, यानी कि डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं माइलिन आवरण। देखो जब पूरे को हमने से कहा माइलिन, तो इसके ऊपर की जो बाहरी परत होगी वो कैसी है, माइलिन आवरण। अब माइलिन आवरण के ऊपर जो परत है, यानी कि जो माइलिन आवरण है वो किसका बना है, आपसे फिर वही क्वेश्चन आता है कि वसा का है या फिर आपका प्रोटीन का। तो हमें पता किसका है, वसा का, क्योंकि हमने पूरे न्यूरॉन में ये कहा कि वहाँ क्या होगी, केवल आपको वसा ही ध्यान रखनी है, ठीक है, बाहर। अब हमने कहा जो माइलिन होता है इसका काम क्या होता है, देखो ये हर जगह से हमने कटा हुआ दिखाना हल्का सा, हालांकि इसकी बात करेंगे। इसमें पाए जाते हैं श्वसन अंग, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है न्यूरॉन के, जो आपके न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है उसके श्वसन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें पता है कहाँ पाए जाएंगे, आपके माइलिन में। इसका एक और कंडीशन रहता है कि अगर माइलिन का नष्ट हो जाए तो नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में आकर दिमाग चलना कम हो जाता है ना, कारण क्या होता है, वो सिर्फ यही होता है कि माइलिन की जो परत है, जो आवरण है माइलिन का, वो यहाँ से घिसना शुरू हो जाता है। और अगर हम इस माइलिन का आवरण, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हमने सर्किल बनाया था, ये एक साइड से घिस जाएगा, तो जो इसने तंत्रिका कोशिकाओं को बांध के रखा हुआ, अब उनका जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे प्रेशर ख़त्म होगा तो यहाँ से विचार आपके उड़ने शुरू हो जाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि माइंड में जो हमारा मस्तिष्क है, जो उसकी कोशिका है, वो उनमें पुनर्भदन की क्षमता नहीं होती, मतलब रिप्रोडक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिका निर्माण की क्षमता इनमें नहीं होती। देखो अभी छेद नहीं कह रहे, माइंड में छेद तो होता ही नहीं। हमने कहा ये जो माइलिन आवरण है, अगर ये घसता है, घिस जाता है, ये घिसता कब, किस स्थिति में, या तो कोई गहरी चोट लग जाए, ये फट जाएगा, या फिर हमारा क्या हो गया, एक एज हो जाए। तो एज के अनुसार क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बुढ़ापे में कि माइंड सिकुड़ना शुरू हो गया, तो सिकुड़ना नहीं होता, ये माइलिन आवरण जब यहाँ से समाप्त हो जाएगा तो अंदर की परत बचेगी, तो ये वाला हिस्सा कम हो गया ना। सेम कंडीशन इसमें चलती रहेगी, तो जो माइलिन है, तो ये माइलिन के नष्ट होने से इसे कहते हैं माइंड का सिकुड़ना। इसमें देखो अगर ये ऐसी कंडीशन होती है तो जितने विकार हैं शरीर में ले जाने वाले, जितने विकार हैं, ये उन्हें इकट्ठे करके एक दूसरे तक पहुंचाता है। देखो यहाँ बीच में हमने हल्का सा गैप दिखाया, गैप क्या होता है, ये इन्हें कहते हैं रेनवियर नोड। यहाँ पर जो ये होते हैं इस तरह के हल्के से, इन्हें हम कहते हैं रेनवियर नोड। हाँ अभी चलेंगे रेनवियर नोड। जो हमारे रेनवियर नोड है, देखो रेनवियर नोड क्या करते हैं, एक कक्ष से दूसरे कक्ष को ले जाने का, किसे, जो विचार है उन्हें ले जाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम इनके, यानी कि ये न्यूरॉन के अंदर चल रहा है। तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेनवियर नोड क्या काम करते हैं, तो ये जो आपके विचार हैं उन्हें ले जाने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हमने कहा इसकी कोई सतह घस गई तो इसके नोड यहाँ जाएंगे, मतलब इसके जो विचार यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके वो फैल जाएंगे, आगे वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ इकट्ठे तो वो हो नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड का सिकुड़ना, जिसे आप कहते हैं कि इससे माइंड का सिकुड़ना होता है, या हम कहते हैं माइंड का नष्ट होना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक और कंडीशन रहती है, हमने कहा था इन्हीं में रहती है श्वसन अंग। जो आपका न्यूरॉन का श्वसन अंग होता है वो यही तो है। अब अगर ये नष्ट हो जाएगा तो यहाँ से, यानी कि न्यूरॉन को श्वसन आना बंद हो जाएगा, और श्वसन बंद हो जाएगा तो ऊर्जा आनी बंद होगी, और ऊर्जा बंद है तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि न्यूरॉन का मतलब याददाश्त यहाँ पूरी तरीके से समाप्त भी हो सकती है। एक और हम इसमें बात कर रहे थे अभी
कि जो आपका एक्सोन है, यह हम ही कहते हैं माइलिन में, फिर आपके रेनवियर नोड हो गए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो अभी बात कर रहे थे कि इनमें पुनर्भरण की सामर्थ्य नहीं होती, मतलब रिप्रोडक्शन की सामर्थ्य नहीं होती, ये कोशिका दूसरी कोशिका नहीं बना सकती। आपने देखा होगा कि भाई हेलमेट क्यों लगाते हैं हम, कारण ये है कि माइंड की सेफ्टी, भाई हाथ पैर भी तो टूट सकते हैं, लेकिन ये पता है कि जो रिकवरी करता है वो मस्तिष्क बिल्कुल भी नहीं करता, बाकी सारे अंग हमारे क्या करते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। एक और अगर मैं बात कहूँ कि सबसे अधिक रिकवरी कौन करता है, तो फिर आपका यकृत है, ठीक है ना, लीवर सबसे अधिक क्या करता है, आपकी रिकवरी करता है, और आपका जो तंत्रिका कोशिकाएं रिकवरी नहीं करती। अब यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं कि जब इनसे नई कोशिका नहीं बनती, जो कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, कोशिका की अपरिपक्व कोशिकाओं की अचानक से वृद्धि हो जाए। मतलब अगर मैंने कहा यहाँ मुझे कुछ चोट लग गया, फुंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो यहाँ जो कोशिका थी इनमें क्या हो गया, अनियमित तौर पर वृद्धि होगी, यानी कि एक कोशिका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोशिका वहाँ पर बन गई, उसे तो हम कैंसर कहते हैं। तो फिर माइंड कैंसर कैसे होता है, इनमें तो सामर्थ्य ही नहीं है। भाई क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि जो माइंड कैंसर है, फिर जो आपका ब्रेन कैंसर है वो कैसे होता है, जब यहाँ पर कैंसर की कोशिका अपना पुनर्भरण तो करेंगी नहीं, रिप्रोडक्शन करेगी नहीं, तो इसमें आपका क्या होगा, अभी जो रिप्रोडक्शन करती हैं कोशिकाएं, यानी कि जो अपना पुनः निर्माण करती हैं, उनमें पाए जाते हैं सेंट्रोसोम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या होते हैं, सेंट्रोसोम। और जिन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, अपना पुनः निर्माण कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोशिका अगर डैमेज होगी तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेगी, लेकिन किसके कारण, सेंट्रोसोम के। तो मस्तिष्क की जो कोशिका हैं इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, पहली कंडीशन ये भी ध्यान रखें। सेंट्रोसोम ना पाए जाने के कारण इनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता, ये अपने आप को पुनः निर्माण नहीं कर सकती। अब फिर वही कंडीशन आती है, तो फिर कैंसर कैसे होता है। देखो जो हमारा, वैसे तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसमें हम चलेंगे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र यहीं कर लेते हैं। तो जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आएगा उसमें आएगा आपका ब्रेन, मतलब मस्तिष्क। जो आपका मस्तिष्क होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं, एक होती है न्यूरॉन, और न्यूरॉन हम यहाँ अभी न्यूरॉन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी हमारी क्या होती है, आपकी न्यूरॉन गिलियन, यहाँ होती है दूसरी हमारी न्यूरॉन गिलियन। हाँ जी, न्यूरॉन गिलियन। देखो हमने कहा जो मस्तिष्क की कोशिका हैं उसमें हमने कहा 2 प्रकार की हैं, एक आपकी न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स हम यहाँ पढ़ रहे थे। अब न्यूरॉन्स में तो पुनर्भरण की आवश्यकता, मतलब सामर्थ्य नहीं है, रिप्रोडक्शन सिस्टम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका न्यूरॉन गिलियन है ये रिप्रोडक्शन करता है। कहने का मतलब ये है कि माइंड का अगर हम देखते हैं न्यूरॉन कितने प्रतिशत होते हैं, तो ये होते हैं आपके 90%, और 10% लगभग का मतलब है कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूरॉन आपके गिलियन होते हैं। और जो न्यूरॉन गिलियन होते हैं इनकी संख्या का बढ़ना कैंसर कहलाता है, ब्रेन कैंसर। हाँ जी, न्यूरॉन गिलियन का बढ़ना आपका ब्रेन कैंसर कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ मस्तिष्क में जो कैंसर होता है वो किसके कारण होगा, तो न्यूरॉन के कारण तो नहीं होगा, किसके कारण होगा, न्यूरॉन गिलियन कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, क्योंकि हमें पता है कैंसर ही होता है कोशिका वृद्धि के कारण। तो यहाँ क्या होगी, न्यूरॉन गिलियन। और ये मस्तिष्क का 10% भाग होती हैं, लगभग 90% होते हैं न्यूरॉन, और 90% चूँकि ये ज़्यादा है इसीलिए हम ये कहते हैं कि माइंड हमारा रिकवरी अपनी नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो सारा का सारा इस पर ही निर्भर आपका करता है। देखो यहाँ से अगर आपको आकृति आती है तो आकृति का मतलब इस प्रकार की न्यूरॉन की आकृति आप बना सकते हैं। अब यहाँ से प्रत्येक का अलग अलग से अगर आपसे काम पूछा जाए तो हम आराम से काम बता सकते हैं
कि किसके समाप्त होने पर, देखो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, किसके समाप्त होने पर न्यूरॉन कोशिका नष्ट हो जाती हैं, तो आप क्या लगाएंगे आंसर में? आप क्या लगाएंगे आंसर में? क्वेश्चन ये है कि किसके नष्ट होने से न्यूरॉन कोशिका नष्ट हो जाती है? माइलिन आवरण नहीं होगा तो कोशिकाएं अपने आप में नष्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, ठीक है जी। माइलिन, क्योंकि हमने कहा था माइलिन। अब इसमें एक और, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपने देखा कि ये वाली कंडीशन चल रही थी, आपको अचानक सर पे चोट लग जाए तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं ना। चक्कर क्यों आते हैं? या आपने देखा हो कुछ लोगों को जो वैसे सिंपल खड़े हैं और चक्कर आ जाते हैं। अब जो सारी क्रिया हो रही है वो तो हमारे मस्तिष्क से हो रही है ना, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से हो रही है, तो चक्कर किससे आते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विचार एक दूसरी कोशिका से एक दूसरी कोशिका में जाते हैं, यानी कि न्यूरॉन कोशिका में जो हमारे उद्दीपन चलते हैं, उद्दीपन मतलब जो विचार चलते हैं, यानी कि जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट हमारा चलता है, तो वो किसके कारण चलता है? वो होता है आपका सोडियम मतलब नमक, NaCl। ठीक है गुरुजी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपकी बॉडी में जो विचारों का उद्दीपन का परिवहन होता है वो किसके कारण होता है, तो फिर किसके कारण होगा? NaCl, यानी कि सोडियम मतलब नमक। देखो सॉरी, सोडियम के कारण। अब नमक में सोडियम होता है, चूंकि मैं नमक का वो जिक्र कर रहा हूँ, तो हम ये कह रहे हैं कि नमक से आप याद रख सकते हैं सोडियम के कारण क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के कारण हमारे विचार एक दूसरे तक पहुँचते हैं। इन्हें फाइबर तंतु आपस में बांध के रखते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये आ गई कि जैसे आप आदमी को चक्कर आता है, देखो याद रखने का आसान तरीका है, तो सबसे पहले आप उसे नमक चीनी का पानी देते हैं ना, क्यों? देखो नमक हमने दिया माइंड को ठीक करने के लिए, उसमें था सोडियम, और सोडियम ने क्या कर दिया? नर्वस सिस्टम को, जो नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया था, उसे दोबारा चलाने का काम कर दिया। अब जो उसमें चीनी मिलाई उसने काम क्या किया? वो दिया हमने उसे ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ने दे दी आपको पावर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको पावर तथा नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए मिल गया ना, बॉडी में पावर भी आ गई और नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए आपका सोडियम भी आ गया, इसलिए नमक चीनी का घोल वहाँ पर हम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन होगी कि जैसे हमारा नर्वस सिस्टम में यानी कि तंत्रिका जो हमारी कोशिका बनी होती है वो कुछ ऐसी बनी होती हैं। कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ये एक्सोन कहाँ है जी? एक्सोन, देखो एक्सोन ये जो आपको दिख रही है, ये प्रत्येक शाखा दिख रही है ना, इसे हमने एक्सोन कहा। तंत्रिका अक्ष, देखो पूरा का पूरा हमने कहा जो तंत्रिका अक्ष है, ये तंत्रिका काय है, ये है तंत्रिका अक्ष। ये छोटे छोटे जो हमने बनाए हैं इन्हें हमने क्या कहा है? तंत्रिका अक्ष कहा है। और तंत्रिका अक्ष के ऊपर क्या है? माइलिन आवरण है। इसके अंदर क्या है? श्वसन कोशिकाएं हैं, ठीक है जी। वैसे कोशिकाओं में श्वसन कौन करता है? भास्कर, कोशिका का श्वसन कौन करता है? हाँ, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस कहते हैं ना। पावर हाउस क्यों कहते हैं? हाँ, ऊर्जा का काम मुख्यतः वही करता है ना, और ऊर्जा मतलब ऑक्सीजन। तो फिर श्वसन अगर आएंगे तो, लेकिन हमें चलो यहाँ श्वसन क्रिया ध्यान रखनी। श्वसन क्रिया हमारी किस में होंगी? फिर कोशिका अक्ष में होंगे। कोशिका अक्ष का जो आवरण होगा वो किसका होगा? माइलिन का। अब हम बात करते हैं जो हमारा मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन। देखो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ये मुख्यतः 3 भागों का आपका बना होता है, यानी कि 3 भागों में विभक्त कौन होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र। हाँ जी, मस्तिष्क नहीं अभी चल रहे, अभी हम चल रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमारे क्या होंगे? 3 भागों में विभक्त होगा।
जिसमें हमारा क्या होगा, एनएस मतलब कंट्रोल नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारा क्या होगा, देखो जिसे हम कहते हैं, अगर हम इसके 3 भाग बांटते हैं तो 3 भाग में होगा हमारा, सबसे पहले आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो तंत्रिका तंत्र तो सब में चलेगा, तो सबसे पहला हमारा क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या हम इसे कह सकते हैं CNS। CNS का मतलब कंट्रोल नर्वस सिस्टम। CNS मतलब कंट्रोल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता हमारा परिधीय, दूसरा हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय को हम कह सकते हैं प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। और प्रीफेरल का मतलब है PNS लिख सकते हैं ना, PNS। ये आपका क्या होता है, प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा क्या था, केंद्रीय नर्वस सिस्टम था, ये हमारा क्या है, प्रीफेरल नर्वस सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वायत्त या स्वतंत्र, स्वायत्त, या आप इसे स्वतंत्र भी कह सकते हैं, स्वायत्त या आपका स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। देखो स्वायत्त या स्वतंत्र है ना, तो ये ऑटो नर्वस सिस्टम है, मतलब अपने आप चलने वाला, ठीक है ना गुरुजी? जो किसी के अधीन नहीं है। हाँ, ये किसी के अधीन नहीं। देखो यहीं से हमें पता लग गया ना, वो किसी के अधीन नहीं है, किसी के मतलब ब्रेन के अधीन नहीं है, वो अभी मस्तिष्क में चलेंगे ना। तो हमने कहा कि देखो 3 प्रकार का हमारा तंत्रिका तंत्र है। आपसे पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS मतलब कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय मतलब हमने कहा था प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। स्वायत्त या स्वतंत्र नर्वस सिस्टम मतलब जो अपने आप में है, फ्री, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले चलते हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है। देखो न्यूरॉन तो बाद में आएंगे, अभी हमने कहा केंद्रीय, न्यूरॉन तो सभी में चल रहे हैं हमने, लेकिन ये कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है। तो इसमें 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना, एक तो होता है आपका मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ठीक है जी। दूसरा होता है आपका मेरु रज्जु। देखो पहला हमारा मस्तिष्क है, दूसरा हमारा मेरु रज्जु है। मेरु रज्जु किसे कहते हैं, या हम स्पाइनल कोड भी कह सकते हैं। स्पाइनल कोड मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरु रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी है ना, वही है। तो मेरु रज्जु मतलब या तो ब्रेन और स्पाइनल कोड कहेंगे, या हमने कहा मस्तिष्क और मेरु रज्जु मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब केंद्रीय नर्वस सिस्टम है, ठीक है जी। अब इसमें हम दोनों को, ब्रेन को अलग से पढ़ेंगे, मेरु रज्जु को फिर अलग से पढ़ेंगे। अभी चलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जो आपका मस्तिष्क चला है, यहाँ मस्तिष्क रहेगा प्लस आपका मेरु रज्जु भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इनसे निकलने वाली नाड़ियाँ होंगी। कहने का मतलब ये है मस्तिष्क से निकलने वाली नाड़ी तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली नाड़ी दोनों क्या होंगी, आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र में होंगी, और जिनकी कुल संख्या आपकी 31 जोड़ी होती है। हाँ जी, ये भी हम बताएं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये पूछता है परिधीय जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसमें जो नाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। उसमें फिर हम अलग से चलेंगे, ग्रीवा की कितनी होती हैं, वक्सियल कितनी होती हैं, वो हम थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये चीज़ समझ में आई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जु,
यानी कि हमारा ब्रेन तथा स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से जो धागे निकले, ठीक है ना, वो नाड़ी होगी, और नाड़ियों को मिलाकर हमने क्या कहा इसमें आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अभी देखो स्वायत्त या हमने कहा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। स्वतंत्र को आप ये याद रख लो कि ये इसके अधीन नहीं होता, मतलब ब्रेन के अधीन ये नहीं होगा। ये किसके अधीन होगा? ये केवल होगा अपने अधीन। अपने मतलब ऐसी क्रिया जो केवल अपने आप होती हो। जैसे आपकी क्या होती है, पाचन प्रक्रिया है ना हमारी, तो हमने पाचन प्रक्रिया की, यानी कि हमने खाना खा और वो अपने आप में पच गया, तो वो अपने आप होगी ना, कंडीशन होगी। अभी आपको क्या हो गया, उत्सर्जन अंग है हमारे, तो उत्सर्जन अंग क्या होंगे हमारे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। आप अगर बेहोश भी हो जाते हैं तो आपका हार्ट तब भी चलता रहेगा, तो हार्ट चलता रहेगा तो वो स्वायत्त है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोशिकाएं जो अपने आप चलती, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने आप चलता रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहेंगे। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। इसमें हमारी क्या होंगी, ऐच्छिक क्रिया होंगी या अनैच्छिक क्रिया होंगी, ये बताओ। तो हम डायरेक्टली ये कहते हैं यहाँ पर हमारी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आपका स्वायत्त या स्वतंत्रता या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हालांकि इसका वैसे वहीं से चलेंगे क्योंकि ये कम है, ये और कम है, ये सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे लास्ट में आएंगे। तो अभी तक हमने कहा कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो 3 भाग हैं। आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा पराधीय मतलब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा हमारा स्वतंत्र या ऑटो कह सकते हैं, ठीक है, और यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ हमने देख लिया कि किसे मिलकर क्या बन गया। अब सबसे लास्ट में यहीं से चलते हैं। देखो स्वायत्त का मतलब हमने कहा कि जो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है उसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा तंत्रिका तंत्र अपने आप चलता है वो स्वतंत्र है ना, और स्वतंत्र जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारी क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर बल देता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये रख सकते हैं, पाचन है, श्वसन क्रिया है, पाचन, और इसके बाद हमारा क्या, उत्सर्जन अंग जितने भी हैं सभी हमारे इसके अंतर्गत कंट्रोल में आते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक और आता है कि ये आपकी प्रानुकंपी तथा अनुकंपी क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। प्रानुकंपी और आपका अनुकंपी क्या होता है ये देखो, यहाँ हमने कहा ये आपकी अनुकंपी प्लस प्रानुकंपी। अनुकंपी तथा प्रानुकंपी जो हमारी क्रियाएं हैं उन्हें भी नियंत्रण करता है। लेकिन हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि अनुकंपी और प्रानुकंपी क्रिया है क्या। सपोज आप ये सोचो कि अगर आप अंधेरे में कहीं खड़े हैं अचानक से और आपको वहाँ कोई दिखाई दे जाए तो आपका शरीर कैसा होगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा? पहले तो आपके जो रोवे हैं शरीर के वो रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपके मन में एक डर बैठना स्टार्ट वहाँ से हो गया, वो और धीरे आया तो और डर होगा ना। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है डर की, मतलब कहने का मतलब है उसमें देखो आपका डर में क्या हुआ, हालांकि हम मस्तिष्क पढ़ेंगे वहाँ हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस से वो चलेगा, लेकिन अभी यहाँ हम अनुकंपी चल रहे हैं, चलेगा वहीं से, लेकिन यहाँ चल रहे हैं। तो आपके शरीर के रोए खड़े होने शुरू हो गए, आपकी आँखों की पुतली यहाँ बढ़ जाती है, आपकी आंखों की पुतली भी यहाँ बढ़ जाती है, यानी कि जो आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, डायरेक्टली हम ही कह सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें देखकर आपके दिल की धड़कन बढ़ जाए, जिन्हें आपके शरीर के रोए खड़े होने शुरू हो जाएं, तो वो अनुकंपी होते हैं। लेकिन कुछ जैसे ही वो नज़दीक आता गया तो आपने देखा यार ये तो मनोज जी हैं, अब क्या हो गया, अब ये जो डर था वो सारा समाप्त हो गया, और ये जो समाप्त हुआ वो हुआ उसे कहते हैं प्रानुकंपी। तो अनुकंपी तथा प्रानुकंपी क्रियाओं को जो नियंत्रण करता है वो आपका स्वायत्त है। पाचन तंत्र को जो नियंत्रण करता है वो आपका स्वायत्त है। ठीक है जी। आपका उत्सर्जन अंगों को जो नियंत्रण करता है वो कौन है, आपका स्वायत्त है। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी,
कहने का मतलब ये है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला स्वायत्त है, यानी कि स्वतंत्र, ऑटो, ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम है। क्योंकि अनैच्छिक हम जिसकी बात कर रहे थे वो भी तो अनैच्छिक थी, अचानक से हो रही थी क्रिया। अब बात करते हैं आप किस पर, हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके PNS पर। ये हमने कहा कि इसमें क्या होता है आपका, देखो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो होती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु की आपकी नाड़ी होती है और कुल की संख्या कितनी है, 31। अब नाड़ी किसकी, हमने कहा ये देखो वैसे चल इसी से रहा सब कुछ, लेकिन हम इसे बाद में पढ़ेंगे। यहाँ आपसे सबसे पहले तो यही पूछेगा ये होता क्या है, तो हमें पता है ये क्या है, नाड़ी है। और इसकी एक और कंडीशन रहती है, ये काम क्या करता है। देखो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उन्हें मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को मस्तिष्क से जोड़ने का काम किसका है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का है। यानी कि जोड़ के रखने वाला कौन है, आपका नाड़ी तंत्र है। या तो आपको नाड़ी तंत्र रहेगा या आपका परिधीय तंत्र ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी। अब इसमें हमने कहा था कि टोटल नाड़ियों की संख्या 31 जोड़ी होती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे आपकी ग्रेवी कोशिकाएं हैं, ग्रेवीय कोशिका, कशेरुकाएं, तो जो ग्रेवीय होती है नर्वस सिस्टम में, यानी कि हम ये कह सकते हैं ग्रेवी कोशिका किसे कहते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब हमने कहा था ना सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको गले में पट्टा बांधने के लिए दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपकी सर्वाइकल नाड़ी होती हैं उनकी संख्या होती है 8 जोड़ी। हाँ, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र में भाग ले रही उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरी की नहीं। आपके तंत्रिका तंत्र में भाग लेने वाली ग्रीवी कोशिका, या हम ये कह सकते हैं क्या है, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल कितनी होंगी, आपकी 8 जोड़ी होंगी। उसके बाद आपकी वक्षीय क्या होता है जी, वक्षीय, वक्षीय किसे कहते हैं आपका, वो वक्षीय कंकाल था। वक्षीय तो यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ अगर हम कहते हैं थ्रोसिक, थ्रोसिक किसे कहा जाता है, देखो है वही एक्सियल का भाग है जिसे हम कहते हैं थ्रोसिक, मतलब थायराइड हड्डी से जुड़ा हुआ क्षेत्र, ठीक है ना, थ्रोसिक। तो थ्रोसिक की होती है यहाँ पर आपकी 12 जोड़ी, सभी की सभी किस में चल रही हैं, जोड़ी में चल रही हैं। आपकी ग्रीवी सर्वाइकल थी 8 जोड़ी थी, वक्षीय मतलब थ्रोसिक कितनी है आपकी 12 जोड़ी है, साथ साथ में लिख भी लेना, ठीक है गुरुजी। इसके बाद आपकी क्या है, कंटी। अब मुझे ये बताओ कंटी क्या होता है, पढ़ाया हुआ है, कंटी क्या होता है, लिम्बार, लिम्बार नहीं पढ़ा था, कंटी मतलब लिम्बार। और लिम्बार की कितनी होती हैं आपकी 5 जोड़ी, ठीक है जी। यानी कि अगर आपको अंग्रेजी के नाम भी लिखने हैं तो आपको ग्रीवी क्यों लिख सकते हैं, सर्वाइकल, वक्सियल है, थायरोक्सी, ठीक है, कंटी क्या है आपकी लिम्बार। और इनमें सभी में नर्वस सिस्टम तो सभी में लगेगा, नर्वस कोशिका है तो नर्वस सिस्टम तो लगेगा लगेगा। उसके बाद होती है आपकी स्केरल, स्केरल, और इनकी संख्या होती है आपकी 6 जोड़ी, ठीक है गुरुजी। अभी सभी का योग करना तो हो जाएंगे आपकी 31 जोड़ी। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो ऐसे ही पूछेगा कि वक्सियल कितनी है, कंटी कितनी है। कंटी का मतलब लिम्बार है, वक्सीय का मतलब थायरोक्सी है, इसका मतलब है आपका सर्वाइकल है, ठीक है जी। और स्क्रैल है ही, स्क्रैल जो कि तू है। तो टोटल हमारी कितनी होती है यहाँ पर 31 जोड़ी। काम क्या है इसका, देखो हम ये कह रहे थे कि काम क्या है इनका, वो नब्ज होती है, बिल्कुल। नाड़ी तो वो भी होती है, नाड़ी तो पूरे शरीर में फैली हुई, कहने का मतलब ये है कि नाड़ी पूरे शरीर में फैली हुई, लेकिन वो इसकी नाड़ी चलेंगी ना। अभी तो हम कहाँ चल रहे हैं, परिधीय की चल रहे हैं। अब परिधीय का काम क्या होता है मुख्यतः, वैसे तो जो पूरा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन पढ़ेंगे अभी हम मस्तिष्क, तो इसमें 2 प्रकार का रंग के द्रव भरे रहते हैं, एक होता है आपका घुसर और एक होता है सवेद। देखो घुसर और सवेद इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर मैं ये कहता हूँ याददाश्त बढ़ाने के लिए किस द्रव का होना जरूरी है, जितना आपके शरीर में मतलब जितना आपके मस्तिष्क में घुसर रंग का द्रव ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी याददाश्त अच्छी होगी, उतना ही आपका माइंड विकास करेगा। तो किसके कारण है वो, घुसर रंग के कारण।
हाँ अभी चलेंगे। देखो यहाँ घुसर रंग का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो आपके संपूर्ण जो चला हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी देखो मस्तिष्क की है, मेरुरज्जु की है, तो यहाँ भी कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसमें घुसर तथा सफ़ेद रंग का बना होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है मुख्यतः, इसका काम है जो उद्दीपन है उन्हें मस्तिष्क तक ले जाना। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है कि उद्दीपन मतलब विचार, मतलब धाराएं, धाराओं को लेकर मस्तिष्क तक लेकर कौन जाता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है। दूसरा क्या होता है, ये जो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, रिएक्शन एक्शन क्रिया, उनके बारे में कौन बताता है, परिधीय। अब रिएक्शन एक्शन मतलब खाना देखा और लार आ गई, तो जो लार आई वो किसके कारण आई, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के कारण आई। क्योंकि आपने खाना देखा वो तो एक स्वाभाविक क्रिया थी, लार आना भी स्वाभाविक है, लेकिन वो प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है गुरुजी। तो भोजन को देखकर लार का आना किसके कारण हो गया, परिधीय। अब देखो वो क्लियर हो गया था, यहाँ हमने कहा स्वतंत्र हो गया था क्लियर, अभी ये भी हमारा क्लियर हो गया। एक और आता है जो आपका लकवा कहते हैं, लकवा नाम सुना ना, लकवा किसके कारण आता है, शरीर में लकवा किसके कारण मारता है, वो इसी के कारण आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो नाड़ी सिस्टम है, अगर ये डैमेज हो जाए तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपका लकवा। यानी कि आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र अगर खराब हो जाता है तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, लकवा। तो बीमारी हम समझ सकते हैं, यहाँ से ये बीमारी होती है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम चलते हैं जो आपका टोटल है सबसे लास्ट वाला, यानी कि जो सबसे पहला उसे हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा क्या है, आपका मस्तिष्क मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो अभी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल तंत्रिका तंत्र में कंट्रोल तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, हमने कहा इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मस्तिष्क और एक होता है आपका मेरुरज्जु। तो हेडिंग डालना मस्तिष्क। हमारा क्या है, मस्तिष्क, या आप इसे ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है गुरुजी। तो मस्तिष्क या ब्रेन। अभी सबसे पहली कंडीशन है, मस्तिष्क होता क्या है, कैसा है, देखने के आकार में आप अखरोट की गिरी को देख सकते हैं। ठीक है ना। हमारा जो सर बना हुआ है इसके अंदर ये जो क्रेनियम है सुरक्षित रहता है। क्रेनियम के अंदर आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो मस्तिष्क होता है वो एक ऐसी ढोपरी के अंदर सुरक्षित रहता है जिसे आप क्रेनियम कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि मस्तिष्क को सुरक्षा करने का काम किसने कर दिया, क्रेनियम। और हमने आपकी खोपड़ी की अस्थियां अच्छे से पढ़ी हैं, चपटी अस्थि होती है ना। अब इसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था, ये वाली हड्डी होती है साइड वाली, से क्या कहते हैं, ये जो यहाँ हमने कहा, देखो दो टेम्पोरल को जोड़ने वाली, देखो टेम्पोरल टेम्पोरल तो नीचे तक होती है ना, उसके ऊपर कौन सी होती है, यानी कि सर की अगर हम 8 हड्डियों को देखते हैं, सबसे पहले फ्रंटियल है, ये टेम्पोरल है, ये पेराइटल है। तो पेराइटल और पेराइटल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम इसके 2 भाग कर देते हैं तो यहाँ पर पेराइटल 2 होती है ना। कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क के अंदर आपको अखरोट की गिरी में जैसे हम ये देखते हैं तो ऐसी कुछ दरार मिलती है ना, ऐसे करके कुछ यहाँ पर आपको दरार देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। यानी कि 2 भाग हमने मस्तिष्क के बांट दिए। इसके ऊपर अभी देखो क्रेनियम हम इतनी दूर बना रहे हैं, तो मस्तिष्क के हमने 2 पार्ट यहाँ पर आपको बांट दिए। अब ये जो मस्तिष्क है सबसे पहले हम कहाँ से चल रहे थे, हमने कहा क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। क्रेनियम हो गया बाह्य आवरण, हड्डियों का ढांचा। ठीक है। अब हड्डियों के ढांचे के अंदर कौन हो गया, हमारा ब्रेन हो गया। अब इसमें जो हमारी अस्थियाँ होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कपाल। ये हमारा क्या है, एक कपाल कटोरा है। तो ये हमारा जो कटोरा क्रेनियम बना है वो किससे बना है, आपका कपाल से बना है। फिर इसके बाद क्या आता है कि देखो ये तो सब ने पढ़ा कि ये कपाल से मेरा कटोरा बना, इसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर ये भी टूट जाए, कई बार आपको सर में चोट लग गई और आपका क्रेनियम टूट गया, लेकिन आपका मस्तिष्क अभी भी सुरक्षित है, तो क्यों, मस्तिष्क की सुरक्षा जो कर रहा था वो तो टूट गया, क्रेनियम तो टूट गया। आपने कई बार देखा होगा यहाँ पर जो भी सर में चोट लगती है उसका गोला ऊपर उठता है ना कि नीचे, कारण
भाई जब चोट ऊपर महसूस हो रही तो नीचे क्यों नहीं हो रही? इसके नीचे एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है गुरु जी। तो यानी कि यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली की 3 लेयर होती हैं और इस झिल्ली में पाया जाता है एक द्रव भरा रहता है। द्रव क्या होता है? वो कंट्रोल, मतलब चिपचिपा तो हो गया। जैसे ऊपर से कोई घात हुआ तो ये अपने आप यहीं का यहीं उसे क्या कर लेगा? सहन करने की क्षमता इसमें होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो झिल्ली होती है यानी क्रेनियम होता है, जिसे आप कपाल बॉक्स भी कहते हैं या ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, इसे ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है, कपाल बॉक्स भी कहा जाता है, या फिर आप क्रेनियम भी कह सकते हैं। नाम सारे के सारे इसी के हैं। तो यहाँ पर आपको झिल्ली का एक आवरण मिलेगा इसके ठीक अंदर। यानी कि अगर खोपड़ी के ऊपर से हम क्या हटा दें? हड्डियों का ढांचा हटा दें तो फिर आपको एक झिल्ली मिलेगी। तो जो पहली झिल्ली होती है उसे कहते हैं हम पाया मैटर। यानी कि झिल्ली की जो पहली परत है वो क्या है? हमारी पाया मैटर, सबसे पहली परत। ऊपर से अगर हम खोल के देखते हैं तो अब पाया मैटर का काम क्या होता है? देखो पाया मैटर सबसे पहले, सॉरी, पाया मैटर दूसरी झिल्ली होती है, सबसे पहली होती है हमारे ड्यूयामेटर, ड्यूयामेटर पहली होती है हमारी ड्यूरामेटर। यहाँ चलेंगे पहले। देखो क्रेनियम हो गया, ये प्रथम झिल्ली होगी, ये सेकंड झिल्ली होगी। पहली क्या हमारी? ड्यूरामेटर है, दूसरी हमारी पायामेटर है, तीसरी हमारी एरेक्नोइड है, तीसरी होती है हमारी एरेक्नोइड। तो तीसरी हमारी क्या है? एरेक्नोइड है और ये क्या है? हमारी तीसरी झिल्ली है। ठीक है जी। अब इनके अंदर एक क्या रहता है? आपका तरल पदार्थ बना रहता है। हालांकि तीनों झिल्लियों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोडिंज कहते हैं, मेनोडिंज। यानी तीनों जो हमारी क्या हैं? झिल्लियां हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? आपका मेनोडिंज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेनोडिंज क्या है? तो मेनोडिंज क्या है? मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली है उनका एक समूह है और इसमें झिल्ली कितनी है? 3 है। ड्यूरामेटर है, पायामेटर है और आपका क्या है? एरेक्नोइड है। ठीक है, एरेक्नोइड 3 प्रकार की यहाँ पर होती हैं। अभी कंडीशन ये आती है कि यहाँ से अगर आपसे पूछता है, देखो बीच में हमने कहा तरल पदार्थ भरा है, ये तरल पदार्थ भरने का कारण ये है कि आपस में रगड़ती नहीं तो इनमें घर्षण भी नहीं होता। पहली कंडीशन ये है, घर्षण से भी आपकी बचाती है। लेकिन यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो रक्त नलिका है, यानी कि ऐसी कौन सी माइंड के ऊपर जो झिल्ली होती हैं उनमें सबसे अधिक आपको रक्त वाहिनियाँ यानी कि रक्त नलिका कहाँ देखने को मिलेंगी? तो सेकंड वाली जो है हमारी पायामेटर, इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। यानी कि रक्त वाहिनियाँ कहाँ नहीं होंगी? आपकी पायामेटर में नहीं होंगी। और नहीं होंगी तो जो 2 बची हैं, ड्यूरामेटर और आपका एरेक्नोइड, यहाँ दोनों में आपकी रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है जी। तीनों के समूह को हमने कहा मेनोडिंज कहते हैं। अब जो तरल पदार्थ का हमने बताया सिस्टम क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम झिल्ली को भी हटाते हैं, पहले हमने क्रेनियम हटाया, अब हमने झिल्ली आ गई 3। सबसे पहली ड्यूरामेटर है, उसके बाद पायामेटर है, उसके बाद एरेक्नोइड है। बीच में तरल पदार्थ भरा है, ये हमने बताया बाहरी आघात से ये भी बचाने का काम करता है। अब जैसे ही हम इन झिल्लियों को भी हटा दें तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी कि मस्तिष्क हमें आपको कुछ ऐसे करके 2 भागों में वहाँ पर आपका दिखाई देगा। हालांकि जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो एक द्रव दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं घुसर और सफ़ेद। देखो यहाँ 2 रंग का द्रव होता है मस्तिष्क में, एक होता है आपका घुसर और एक होता है आपका सफ़ेद। घुसर रंग का जो द्रव होता है वो बाहर की ओर पाया जाता है, सफ़ेद रंग का जो द्रव होता है वो अंदर की ओर आपका पाया जाता है। ठीक है गुरुजी। घुसर और आपका सफ़ेद, ठीक है ना। तो जो ये जो आपका घुसर है ये क्या है? आपका बाहर की ओर है, ये घ है गुरुजी, घ घर वाला, ठीक है ना। तो घुसर बाहर की ओर है और सफ़ेद अंदर की ओर है।
अब यहाँ जो हम ये कहते हैं जो मस्तिष्क मजबूत होता है वो किस दरों के कारण होता है, तो वो होता है घुसर कलर के। यानी कि अगर आपके मस्तिष्क में घुसर रंग की अधिकता है, ज़्यादा है, तो आपका मस्तिष्क की सोचने की जो क्षमता होगी वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं जो मस्तिष्क आता है, अब मस्तिष्क को फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो पहली कंडीशन ये है कि जो मस्तिष्क है वो 2 भागों में बटा है। ठीक है जी। ये बीच में आपस में फाइबर तंतुओं से जुड़ा है। यहाँ तक समझ आ गया। पहले क्रेनियम आया, उसके बाद झिल्ली आई, झिल्ली के बाद अब हमें दरो दिखाई दे रहा है, और दरो के बाद अब ये दरो पूरे मस्तिष्क में फैला हुआ है। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं कि जो मस्तिष्क होगा हमारा, अब वो क्या होगा, आपका 3 भागों में फिर से बटा हुआ होगा। ठीक है। अब मस्तिष्क क्या है हमारा, 3 भागों में विभक्त है। यानी कि हम बात करते हैं मस्तिष्क की। अब ये क्या है हमारा, 3 भागों में फिर से विभक्त है। एक है आपका अग्रभाग, जिसे आप प्रेम मस्तिष्क भी कह सकते हैं। एक है आपका अग्र को आप प्रेम मस्तिष्क भी कह सकते हैं। हाँ जी। लेकिन सबसे पहली बात ये आई, वैसे तो अगर हम सारे मस्तिष्क में देखते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है प्रम मस्तिष्क। यानी कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग केवल ये होता है। 2/3 भाग केवल ये होता है, या मैं ये कह सकता हूँ 66% है ये अकेला। अब हम जब किसे देख रहे थे, आपके जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति किसकी थी, माइंड की कुछ ऐसी आकृति हमने बनाई थी ना, टेढ़ी मेढ़ी। अब ये जो ऊपर का आवरण है, यानी कि हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं ऐसे करके, हम ऊपर के आवरण से नीचे की ओर खोलते जा रहे हैं ना, तो सबसे ऊपर का जो मस्तिष्क का आवरण है वो क्या होता है, आपका अग्र या प्रेम मस्तिष्क होता है। ठीक है जी। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है ये आपको कुछ ऐसे करके 2 भागों में विभक्त हुआ दिखाई देगा। पहली कंडीशन ये आती है कि इसमें आपको क्या होते हैं, 2 सतह दिखाई देंगी, और सतह कैसी होंगी आपकी, बायां और दायां। ठीक है जी। अब ये बताओ कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भारी होगा, दायां या बायां? देखो हमने ये कंडीशन बताई थी, शरीर का उत्तरी गोलार्ध में शरीर का दायां भाग भारी होता है, तो जाहिर सी बात है कि दायां मस्तिष्क भी भारी होगा बाएं की अपेक्षा। लेकिन अब भारी का और हल्के का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आपको चोट या आघात भारी दाएं हिस्से पर लग जाए तो आपका अंग कौन सा खराब होगा, दायां खराब होगा या बायां? यानी कि आपका कौन सा अंग काम करने बंद कर देंगे? अगर मस्तिष्क के हमने दाएं हिस्से पर चोट कर दी तो काम करना कौन बंद करेगा, बायां करेगा, और बाएं पर चोट कर दी तो दायां करेगा। कहने का मतलब ये कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है। और बड़ा हिस्सा कौन सा है, दायां। मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा दायां है, लेकिन दाएं को चोट लगती है तो बायां काम करना छोड़ देगा हिस्सा शरीर का, और बाएं को चोट लगती है तो दायां हिस्सा काम करना छोड़ देगा। आपने लकवे के जो शिकार देखे होंगे लोग, हमने कहा था लकवा वैसे कहाँ यहाँ से तो आता नहीं, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरफ का मानते हैं कि भाई अगर दाईं तरफ आया है या बाईं तरफ आया है। अगर बाईं तरफ आया है तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होता। कारण क्यों है, क्योंकि दायां हिस्सा मजबूत था, मजबूत हिस्सा डैमेज कर दिया उसने तो, और जो हल्का हिस्सा था वो तो क्या था, बायां था। तो इसलिए वहाँ क्या होगा, माइंड के ऊपर सारा खेल हमारा चलता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर भी देखो पहली कंडीशन तो ये आती है कि जो प्रेम मस्तिष्क है ये 2 भागों में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। हमने इसमें कहा दर तो यहाँ भी भरा होगा, घुसर और सफ़ेद। ठीक है। लेकिन जो इसकी सबसे ऊपर की सतह है, देखो सबसे ऊपर की जो सतह है, ये दायां बायां तो हमने पढ़ दिया भाई, दायां मजबूत होगा, बायां थोड़ा सा उससे कम होगा। ठीक है जी। घुसर रंग ऊपर की ओर होगा, सफ़ेद रंग अंदर की ओर होगा। घुसर अधिक होता है तो याददाश्त तेज होगी, मजबूत होगी, मतलब माइंड की शक्ति क्या होगी हमारी, तेज होगी। अब इसके बीच में हमने ये कहा था, ये जो कंडीशन है बीच में हमें क्या पाया जा रहा, जो छिद्र पाया जा रहा सतहों के बीच में उभार, इसे कहते हैं जो ऊपरी सतह का उभार है उसे हम कहते हैं आपका, जैसे परामर्शदाता क्या कहते हैं, परामर्शदाता कॉन्सल्टेंसी। अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है कॉन्सल्टेंसी, किसे कहते हैं, कॉन्सल्टेंस, यानी कि परामर्श करने वाला।
तो हम इसे कह सकते हैं कौन सा टेंस, या फिर इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं चकांग। हिंदी में इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, चकांग। और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, कौन सा टेंस। क्या हो गया गुरु जी, थक गया क्या? कह रहे कल को लिखे हैं। चलो कोई नहीं, बंद कर देते हैं आज इसके, ठीक है चलते रहेंगे। देखो चकांग हो गया यहाँ तक, हमने कहा ऊपर का भाग चकांग हो गया, और नीचे अब हमारे ऊपरी सतह, अभी ये तो हिस्से थे चकांग, या हम इसे क्या कह सकते हैं, परामर्शदाता कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, कौन सा टेंस कह सकते हैं। 2 मिनट लग रही और, ठीक है, ये कंडीशन है ना। अब इसके बाद हमने कहा इसे फिर से हम 3 भागों में बांटेंगे, सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। इसके बाद मध्य चलेंगे, उसके बाद पश्च चलेंगे। चलो कल देखते हैं बाकी।